खबर की ओर लिए चलते हैं। ग्रीनलैंड को लेकर इस वक्त का सबसे बड़ा सवाल यह है कि दावोस में ऐसा क्या हुआ कि हर हालत में ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा बनाने की मंशा पाले अमेरिकी राष्ट्रपति अचानक नरम क्यों पड़ गए। ट्रंप ने यहां तक कह दिया कि वो ग्रीनलैंड पर कब्जा करने के लिए कोई सैन्य कार्रवाई भी नहीं करेंगे। उन्होंने ग्रीनलैंड पर कब्जे का विरोध करने वाले देशों पर टैरिफ लगाने से भी कदम पीछे खींच लिए। आइए इस संबंध में आपको एक खास रिपोर्ट दिखाते हैं और फिर इस पर अपने विशेषज्ञ मेहमान से चर्चा करेंगे। Situation more clear. अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप इन दिनों ग्रीनलैंड को अमेरिका का हिस्सा बनाने के लिए बेकरार हैं। ट्रंप बार बार कह रहे हैं कि ग्रीनलैंड को हासिल करने के लिए किसी भी हद तक जा सकते हैं। हालांकि यूरोपीय देशों की नाराजगी के बाद उन्होंने अपने रुख में थोड़ा लचक पैदा की है। नाटो के साथ हुई बातचीत के बाद ट्रंप ने कहा है कि अमेरिका ग्रीनलैंड को लेकर एक संभावित समझौते की तलाश कर रहा है। उन्होंने ग्रीनलैंड को हासिल करने की अमेरिकी योजना का विरोध करने वाले यूरोपीय देशों पर टैरिफ लगाने के अपने प्लान को भी फिलहाल छोड़ दिया है। सोशल मीडिया साइट ट्रूथ पर ट्रंप ने कहा कि नाटो के प्रमुख के साथ हुई एक बहुत ही सार्थक मुलाकात के बाद ग्रीनलैंड और आर्कटिक क्षेत्र से जुड़े एक संभावित समझौते का फ्रेमवर्क तैयार हुआ है। हालांकि उन्होंने इसके बारे में ज्यादा ब्यौरा नहीं दिया। नाटो ने भी इस बैठक को बेहद सार्थक बताया। इससे पहले ट्रंप ने वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम के मंच से ग्रीनलैंड को हासिल करने के लिए सैन्य बल के इस्तेमाल की संभावना को खारिज कर दिया था। राष्ट्रपति ट्रंप ने सोशल मीडिया ट्रूथ पर लिखा कि ग्रीनलैंड और वास्तव में पूरे आर्कटिक क्षेत्र को लेकर एक भविष्य के समझौते का फ्रेमवर्क तैयार कर लिया है। अगर इस पर बात बनती है तो ये सिर्फ अमेरिका नहीं बल्कि सभी नाटो देशों के लिए लाभकारी होगा। ट्रंप ने यह भी बताया कि विदेश मंत्री मार्को रूबियो और विशेष दूत विटकॉफ बातचीत जारी रखेंगे और इससे जुड़े अपडेट को लेकर उन्हें सीधे रिपोर्ट करेंगे। ट्रंप ने सीएनबीसी से कहा कि यह संभावित समझौता हमेशा के लिए चल सकता है और इसमें खनिज पर अधिकारों के साथ साथ प्रस्तावित गोल्डन डोम मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी शामिल हो सकता है। इससे पहले ट्रंप ग्रीनलैंड को लीज पर लेने के विचारों को खारिज कर चुके हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार बातचीत के लिए जो प्रस्ताव पेश किया गया है उसमें साइप्रस में मौजूद ब्रिटेन के सैन्य अड्डे जैसी हो सकती है जो ब्रिटिश ओवरसीज टेरिटरीज का हिस्सा है। हालांकि डेनमार्क का अमेरिका के साथ पहले ही ऐसा समझौता है, वो जितने सैनिक चाहे तैनात कर सकता है। क्षेत्र के उत्तर पश्चिमी सिरे पर स्थित पीटूफिक बेस में 100 से ज्यादा अमेरिकी सैन्य कर्मी स्थायी रूप से तैनात हैं। वहीं ग्रीनलैंड को लेकर अमेरिका और यूरोप के बीच जारी जुबानी जंग रूस को काफी रास आ रही है। राष्ट्रपति पुतिन ने स्थिति पर चुटकी लेते हुए कहा है कि ग्रीनलैंड की कीमत करीब 200 से 250 मिलियन डॉलर हो सकती है। हालांकि उन्होंने साफ किया कि रूस का इससे कोई लेना देना नहीं है। और इस खबर पर ज्यादा बात करने के लिए हमारे साथ जुड़ रहे हैं एसआर तायल, पूर्व वरिष्ठ राजनयिक हैं, विदेशी मामलों के जानकार हैं। तायल साहब, बहुत बहुत स्वागत है आपका हमारे इस कार्यक्रम में। तायल साहब, पहला सवाल यही है कि ट्रंप का जिस तरह का रुख था, लोगों को तो लग रहा था कि ये कहीं कोई बड़ी सैन्य कार्रवाई वहां पर ग्रीनलैंड को लेकर के ना कर दे, लेकिन अचानक से वो नरम पड़ गए। क्या कुछ आपको कारण लगता है इसके पीछे? देखिए, राष्ट्रपति ट्रंप का जो अंतर्राष्ट्रीय जितने भी मुद्दे हैं उन पे काम करने का ढंग अपना ही है और वो एक मैक्सिमम डिमांड से चलते हैं और फिर धीरे धीरे एडजस्ट करते हैं ये देख के कि दूसरी साइड से क्या रिस्पॉन्स है और क्या उनका रुख है। तो अगर बिल्कुल इसकी जड़ में जाएं तो राष्ट्रपति ट्रंप ने कहा है कि आर्कटिक की सिक्योरिटी के लिए ग्रीनलैंड बहुत महत्वपूर्ण है जी। क्योंकि आर्कटिक सर्किल जैसे गर्मी बढ़ रही है तो वो खुल जाएगा और आर्कटिक सर्किल के ऊपर जो एक ये डोम बना रहे हैं रक्षा का, जो मिसाइल जो भी अगर चलेगा वो रशिया से चलेगा या चाइना से चलेगा तो वो नॉर्थ पोल और आर्कटिक के ऊपर से होता हुआ अमेरिका की तरफ आएगा। तो वहाँ रडार उनके पहले भी लगे हुए हैं, वो और भी ज्यादा रडार वगैरह लगाना चाहते हैं। और दूसरी चीज तो है ही कि वहाँ पे मिनरल्स, क्रिटिकल मिनरल्स वगैरह हैं। तो अगर जड़ में जाएं, देखिए सॉवरेनिटी एक जगह है पर सॉवरेनिटी के अंदर वो चाहते क्या है कि उनको एक बेस तो ऑलरेडी है और बेस अमेरिकन बनाने का एक रास्ता खुले और जो भी वहाँ मिनरल्स हैं उनको एक्सप्लॉइट करने का भी उनको अधिकार हो। हमें ये याद रखना चाहिए कि यूक्रेन के साथ भी अमेरिका ने एक डील की थी मिनरल्स की
जी। जो जिस तरह ये कहा गया था कि जो भी पैसा अमेरिका ने अभी तक खर्च किया है यूक्रेन के ऊपर, वो यूक्रेन की खनिज पदार्थों को निकाला जाएगा और उसमें से जो भी प्रॉफिट होगा वो आधा यूक्रेन को जाएगा और आधा अमेरिका को जाएगा। तो देखिए, अब राष्ट्रपति ट्रम्प तो शुरू से एक बिजनेसमैन रहे हैं और रियल एस्टेट डेवलपर रहे हैं, तो वो इकोनॉमी भी देखेंगे और सिक्योरिटी भी उनके लिए बहुत प्रमुख है। तो वो जो कह रहे हैं कि एक तरह के एक फ्रेमवर्क, किस तरह से एक समझौता होगा, उसके फ्रेमवर्क को बनाने को लेकर के बातचीत हो गई है। किस दिशा में ये समझौता जा सकता है आने वाले दिनों में? किस तरह का ये फ्रेमवर्क होगा? क्या कुछ समझौता हो सकता है आने वाले दिनों में ग्रीनलैंड के साथ? तो जो खबरें आ रही हैं कि राष्ट्रपति ट्रम्प पूरी अपनी सॉवरेनिटी नहीं करना चाहेंगे और उसको खरीदने का जो उन्होंने एक प्रस्ताव किया था कि वो ग्रीनलैंड को खरीद लेंगे डेनमार्क से, उससे भी शायद थोड़ा सा पीछे हट गए हैं। और जो आ रहा है खबरों में कि कुछ और एरिया ग्रीनलैंड का अमेरिका को दे दिया जाएगा, जिसको कि अमेरिकन टेरिटरी कहा जाएगा, जिस पर उनको पूरे अधिकार होंगे अपनी बेस वगैरह बनाने का। और जहां तक मिनरल्स वगैरह का सवाल है, हो सकता है कि एक कंपनी, जॉइंट कंपनी वगैरह बने या उनकी कंपनियों को और कुछ अधिकार दे दिए जाएं। ये सब चीजें देखिए नेगोशिएशंस की होती है। कोई दो देशों में अगर कोई होता है तो ये प्रेसिडेंट ट्रम्प बिल्कुल जैसे मेगाफोन डिप्लोमेसी कह लीजिए या ओवल ऑफिस डिप्लोमेसी कह लीजिए, वो सब खुलेआम सबसे बातचीत करते हैं। इस तरह की बातचीत हमेशा डिप्लोमेसी में थोड़ा पर्दे के पीछे होती है और जो बाद में नतीजा निकलता है उसको दुनिया के सामने पेश किया जाता है। पर मुझे लगता है कि दुनिया भी, और जिस तरह ब्रिटेन, फ्रांस, जर्मनी, सब ने एक स्वर से जो भी प्रस्ताव पहले प्रेसिडेंट ट्रम्प के थे उनका विरोध किया और इस तरह कहा गया। और देखिए, एक चीज है, यूरोपियन यूनियन कम से कम 4-5 ट्रिलियन डॉलर के बॉन्ड्स उनके पास हैं, अमेरिकन बॉन्ड्स। उनके पास ये लेवरेज है। अगर वो अमेरिकन बॉन्ड्स खरीदना बंद कर देंगे तो ये जो इतना डेफिसिट जो अमेरिका का है वो अमेरिकन ट्रेजरी बॉन्ड से, यानी कि कहीं ना कहीं जो यूरोप की ओर से एक ट्रेड बजूका लागू करना या ट्रेड का एक डर दिखाया गया और जो इकोनॉमी का डर दिखाया गया, अमेरिका पे असर हुआ उसका? ऐसा लगता है कि उस पर असर हुआ है, क्योंकि 10% जो ड्यूटी की बात जो की थी राष्ट्रपति ट्रम्प ने, अब वो उन्होंने पब्लिकली कह दिया है कि वो अब नहीं लगाई जाएगी। तो मुझे लगता है कि दूसरी बैक चैनल से ये सब बताया गया होगा प्रेसिडेंट ट्रम्प को कि यूरोपियन यूनियन के भी उनके ऊपर दबाव ला सकता है और वो ये कभी नहीं चाहेंगे कि डॉलर की क्षमता कम हो। डी डॉलराइजेशन का बहुत डर है अमेरिका को और राष्ट्रपति ट्रम्प को। और अगर उन्होंने इस तरह का लगाया और वो दुनिया ने जो चाइना खरीदता है उनके बॉन्ड्स सबसे अधिक, यूरोपियन यूनियन खरीदता है अमेरिकन ट्रेजरी बॉन्ड्स, उन्होंने अगर खरीदना कम कर दिया और ऑफलोड कर बेचना शुरू कर दिया तो अमेरिकन डॉलर और शेयर मार्केट एकदम नीचे गिर जाएगा। तो बहुत सारी चीजें होती हैं। बिल्कुल सर यहाँ पर एक सवाल ये भी आता है कि ये जो पूरा तनाव हुआ इसमें काफी डेंट हो गया है यूरोप और अमेरिका के संबंधों में, ये क्या इसकी भरपाई हो पाएगी? देखिए, डेंट तो बहुत जबरदस्त हो गया है, पर मैं समझता हूं कहीं ना कहीं अगर यूरोपियन यूनियन और नाटो के जो यूरोपियन देश हैं वो केवल 1.5-2% खर्च करके और अमेरिका के पीछे ही छुपे हुए थे, अगर वो अपना जो रक्षा की शक्ति है उसको बढ़ाएं और अमेरिका पे डिपेंडेंस कम करें तो ये बहुत अच्छा है, क्योंकि अमेरिका फिर चाइना की तरफ मुड़ सकता है। जो भी उसकी जो क्षमता है अभी वो यूरोप को भी बचाने में लगी हुई है। अगर वो अपना वेस्टर्न हेमिस्फीयर को रक्षा करे और चाइना की तरफ, इंडो पैसिफिक की तरफ आए, तो यूरोप अगर अपनी रक्षा का भार खुद संभाले अपना 5% एक्सपेंडिचर करके, मैं समझता हूं ये विश्व के लिए भी अच्छा होगा, भारत के लिए भी अच्छा होगा। और इंडो सर यहाँ पर एक सवाल और आता है, अंतिम सवाल है, संक्षेप में बताइएगा कि रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने की पूरी कोशिश हो रही है अमेरिका के नेतृत्व में, और कहीं ना कहीं अमेरिका जो प्रपोजल बनाता है, यूरोप यूक्रेन के साथ मिलकर के उस प्रपोजल को कहीं ना कहीं डाउनग्रेड करने की कोशिश करता है।
इस पूरे मामले को अगर आप एक्सप्लेन करें, जिस तरह से ट्रंप ने दबाव डाला हाल के दिनों में ग्रीनलैंड को लेकर यूरोप के ऊपर, ये रूस यूक्रेन युद्ध को रोकने को लेकर के जो चल रहा है उस पर क्या कुछ इसका असर पड़ेगा और क्या कुछ किस तरह से आप एक्सप्लेन करेंगे सर इसको? इस पर अवश्य पड़ सकता है, क्योंकि राष्ट्रपति ट्रंप जो भी प्रस्ताव करते हैं और राष्ट्रपति जेलेंस्की उसको नकार देते हैं, क्योंकि उनको यूरोपियन मेंबर्स ऑफ नेटो, जो भी नेटो के यूरोप के मेंबर्स हैं, उनका समर्थन है, यूरोपियन यूनियन का समर्थन है। और अभी 60-70 बिलियन डॉलर की भी बात हुई है जो यूरोपियन देश यूक्रेन को देंगे, क्योंकि उनका बजट डेफिसिट इतना अधिक हो गया है। तो हो सकता है कि अंदर खाने ये भी बात हुई हो कि किस तरह टेरिटरी की असली बात है कि रूस चाहता है कि जितना उन्होंने क्लेम किया है डोनबास में और जो उनके अभी पास नहीं है वो भी यूक्रेन छोड़ दे। तो ये तो बहुत, मुझे लगता है कि बहुत मुश्किल होगा यूक्रेन कहीं को। ग्रीनलैंड का डर दिखा के कोई इसको लेकर के कोई डील, तो क्या कहेंगे सर जल्दी से? हाँ, कुछ हो सकता है इसमें कि इसको परपेचुइटी पे लीज कर दे रशिया को, या कुछ देखिए बहुत सारे क्रिएटिव सॉल्यूशंस होते हैं, पर यूरोप को ये समझना चाहिए कि यूक्रेन की ब्लाइंडली इतना पीछे लगे रहेंगे तो यूक्रेन कभी राजी नहीं होगा और ये लड़ाई चलती रहेगी। ठीक है सर, आप हमारे साथ बने रहिएगा। एक और महत्वपूर्ण खबर है, उस पर अभी हम बातचीत करेंगे। यहाँ पर हमको एक छोटा सा